नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद दिलीप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पार्शियल इंटीग्रेशन यानी इसको आप कहते थे आंशिक समाकलन का पहला भाग बताया था। आज हम कुछ सवालों के साथ इसका समापन करेंगे और आपको कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जैसे आपके पास इस तरह से कभी कभी प्रश्न आपके पास आ जाते हैं किताबों में, तो आप सोचते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को किया कैसे जाए। अब इस प्रकार के प्रश्न को आपको पेपर में अगर दे देता है तो दिमाग में ये आता है कहीं ना कहीं कि इसको किया कैसे जाए। तो दरअसल इसको करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसको कैसे करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर x इंटू एक्स की पावर n और +1 दे रखा है। तो हम करेंगे कुछ नहीं, बस इतना करेंगे कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे x की पावर n है तो उसको गायब करेंगे। किस तरह से गायब कर सकते हैं ये आपको सोचना है। आपको जैसे कि पता है एक शर्त पे गायब हो सकता है कि अगर ऊपर भी x की पावर n-1 आ जाए, तो अगर इस पोर्शन को t मान ले तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन करने पर वो राशि गायब हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती का x की पावर यहाँ पे गुणा करेंगे और जबरदस्ती का यहाँ पे भाग भी करेंगे। और जब हम यहाँ पर भाग और गुणा करते हैं तो मैंने जैसा कि बताया कि आप जब इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है। आपको पता है कि अगर कहीं इसको आप t मान लेते तो इसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं आपके पास n(x(n-1) होता है। अर्थात आप कह सकते थे x की पावर n-1 dx बराबर dt/n, यानी कि आपने x की पावर n क्यों किया था, क्यों गुणा भाग आखिर में किया, इसलिए आपने किया कि जब हम x की पावर n को t मानेंगे तो हमने देखा कि इतना चीज जो है हमारे पास कहाँ जाएगा, dt/n में चला जाएगा। ऐसा इसलिए हमने किया भी था। तो जब आपने इस चीज को मानकर किया भी था तो आपने देखा ये पावर 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर n-1 dx हो जाएगा और x की पावर n +1 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने क्यों आखिर x की पावर n किया है, इसीलिए हमने किया था, आपको मैंने अपने समझाया था। अब यहाँ पे मैं फेर करके आपको दिखाऊंगा कि आगे के सवालों को कैसे करेंगे। अब जैसे कि हम x की पावर n को अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n(x(n-1) होता है। तो x की पावर n-1 dx के साथ हमारे पास dt/n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो आपको पता है कि इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, dt/n हो जाएगा और t+1 हो जाएगा। अब जैसा कि कल वाले सवालों में आपको मैंने बताया था कि इसको किस तरह से पार्शियल में तोड़ते हैं, तो यहाँ पर उस कार्यक्रम को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, इसको आप कुछ मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए आप इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए इस चीज को। अब जब आप यहाँ पे इसको x मान लिए तो आपको होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आप लिखते भी हैं। अब बाय पार्शियल फ्रैक्शन से अगर बात करें, इस चीज को अगर हमें तोड़ना होगा, हमने जानबूझकर कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिया है ताकि उस बाद में हम उसको रख सकते हैं। t और t+1 बराबर में जब आप इसको तोड़ेंगे तो मैंने आपको बताया था इसको तोड़ते कैसे हैं, a/n में पहला वाला भाग t के साथ, क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1 है तो a/n में ही टूटेगा। इसी तरह यहाँ पर भी t की पावर 1 है तो b/t+1 टूटेगा। अब उसके बाद करते क्या थे, आप सभी को जैसा कि पता है, इसके बाद करते क्या थे, इसके बाद हम लोग करते ये थे कि एलसीएम बराबर करते थे। तो at+1 आता था और bt आता था, साथ में t+1 आता था, इसको हम इससे धराशायी कर देते थे। अब हमारे पास at और bt, यानी कि अगर हम लोग t कॉमन ले लें तो हमारे पास a+b आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास a आएगा। अब क्या कहते हैं कि दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, इस लाइन को लिखने के बाद में हम जब दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करते हैं
तो यहाँ पर तो a प्लस बी का गुणांक t है, लेकिन इधर t नहीं है, तो 0 इंटू टी हमने आपसे कहा था कर सकते हैं। तो यानी कि t का गुणांक यहाँ a प्लस बी है, यहाँ पर t का गुणांक क्या है, a 0 है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से a की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, तो यहाँ पर b किसके बराबर हो जाएगा, -1 के हो जाएगा ना। जब इतना हो सकता है आपसे, तो उसके बाद हमने आपसे ये भी कहा था कि करते क्या है, आप कहते हैं कि फ्रॉम, इसको आप जे मान लीजिए, फ्रॉम जे एंड एक्स। जे एंड एक्स का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वाला अनुपालन भी हम साथ में ले लेंगे, है ना। तो आप जैसे ही करेंगे, आप लिखेंगे कि डी टी अपॉन टी टी प्लस 1, और चूंकि आपने अनुपालन स्क्वायर गुणा किया तो पूरे में अनुपालन का गुणा होगा, और आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 1 आई है, तो 1/1 n डी टी अपॉन टी, और b की वैल्यू -1 तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 1/n डी टी टी प्लस 1 हो जाएगा। अब आपके पास 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, और यहाँ पर क्या होता है, log t प्लस 1 हो जाएगा, और आपको पता है क्या जोड़ा था, प्लस c जोड़ा जाता है। चूंकि आपको ये भी पता है कि हमने आपसे बार बार कहा है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है, आंसर भी उसी फॉर्म में हम लोग लेके आते हैं। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन x के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए, वो भी x के फॉर्म में ही होना चाहिए। अब चूंकि आपने t बराबर क्या माना था, x की पावर आपने n माना था, तो यहाँ पर आप रख भी सकते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास आता है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इस तरह से भी आ जाता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए भी आप जान लीजिए कि कभी स्क्वायर लग जाता है, क्यूब लग जाता है, तो इन सब चीजों के लिए आपको नियम पता होने चाहिए। हम कर क्या सकते हैं इसके लिए, ये देखना है आपको। अब इसको आपको करने के लिए आपको जैसा कि पता है कि इस नियम के लिए हमने आपको एक नियम नहीं बताया था, तो आज यहाँ जान लीजिए उस नियम को। आप जैसे लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लिखेंगे ही, और याद रखिएगा कि जैसे अगर यहाँ पर x है, इसके ऊपर x स्क्वायर नहीं, तो मैंने आपसे कहा था ये पान x में टूट जाएगा। लेकिन आपने देखा यहाँ पे x पावर 1 तो है, लेकिन इसके ऊपर होल पावर लगा है, तो इस प्रकार की चीजों को किस तरह से तोड़ते हैं, b/x प्लस 1 टूटेगा पहले। याद रखिएगा पहले जितनी पावर है उतना नहीं लिखेंगे, बल्कि हमेशा शुरुआत 1 से करेंगे, और जैसे जैसे पावर बढ़ती है, यानी कि अब चूंकि दूसरी पावर है, तो यानी इसी के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। यदि x प्लस 1 का होल क्यूब होता, तो अगले टर्म में d/x प्लस 1 का होल क्यूब लिख देते। लेकिन चूंकि हमारे पास x प्लस 1 का होल क्यूब नहीं है, तो हम केवल x प्लस 1 का होल स्क्वायर तक ही लिखेंगे। अब इस प्रश्न को करने के लिए पुराना नियम वही एलसीएम बराबर करना। आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास किसकी कमी है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर की कमी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास किसकी कमी है, x के साथ x प्लस 1 की कमी है, यहाँ पर x की कमी है। इस तरह से आपके पास ये चीजें आ जाएंगी, इसको आप इससे काट सकते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इस तरह से चीजें आपका बचेगी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x बचेगा, और cx बचेगा।
अब इस प्रश्न को आगे क्या करने के लिए आपको इसका फार्मूला खोलना होगा। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab होता है। यहाँ पर भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा और क्या हो जाएगा cx हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो दोनों पक्षों की गुणांकों की तुलना कैसे करते हैं, यहाँ पर आप लिखते भी हैं चूंकि दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, अब जब यहाँ पर आप दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर लिखते हैं तो आपको ये भी पता है कि किस तरह से गुणांकों की तुलना करते हैं। या एक काम कीजिए, एक लाइन पहले और अच्छे से लिख लीजिए, तब आप इस लाइन को लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसा आप तक अभी करते आए हैं। अभी तक आपने क्या किया, ए स्क्वायर देखा बी एक्स स्क्वायर देखा तो एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास ए प्लस बी आ गया। यहाँ पर 2x आया, यहाँ पे bx है, यहाँ पे cx है। तो जब आपने x कॉमन ले लिया तो आपके पास 2a प्लस b हो गया प्लस c हो गया। तो इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं कि x से गुणा जो आपने किया उतना आ गया और आपके पास अब कांस्टेंट वैल्यू क्या बच रही है, केवल a बच रही है। तो आप ये कहेंगे कि लिखते भी हैं कि दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, जब आप इस चीज को लिखते हैं तो उसके बाद आप ये भी कहते हैं कि a प्लस बी का गुणांक एक्स स्क्वायर है, इधर नहीं है तो 0 टू एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पर नहीं है तो भी कहेंगे 0 टू एक्स है यहाँ पे। तो आप कहेंगे कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है और जो 2a प्लस बी प्लस सी वो भी है 0 के बराबर। केवल और केवल आपके पास a जो है वो यहाँ से a बराबर 1 के दिखाई पड़ रही है और आप जब को पता है कि जब a बराबर 1 के तो आप ये भी कहेंगे कि 1 प्लस b बराबर 0 के तो b बराबर माइनस 1 के। और जब b बराबर और a मिल गया तो आप कहेंगे समीकरण 2 से आप a का मान रखेंगे तो आपको 2 1 कम 2 हो जाएगा। b की वैल्यू माइनस 1 प्लस c बराबर 0 के, तो 2 में से गए 1 प्लस c बराबर 0 के, तो c बराबर भी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1 के हो जाएगा। और जब c बराबर माइनस 1 के हो जाएगा तो आप सभी को पता है क्या करते हैं हम लोग, करते वही पुराना हिसाब कि यहाँ पर क्या वैल्यू रख देते हैं। तो कहते ये हैं यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण x में a, b और c का मान रखकर समाकलन करने पर, जब आप इस चीज को लिख देते हैं तो यहाँ पर dx के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, आप देख सकते हैं कि आपके पास बराबर 1 अगर आया है तो आप लिखेंगे dx अपान x के, b बराबर यहाँ से माइनस 1 दिखाई पड़ रहा है तो आप लिखेंगे dx अपान x प्लस 1 के, और आप c बराबर देखेंगे माइनस 1 लिखा है तो यहाँ पर dx अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास समाकलन करना होता है तो आप सभी चीजों का समाकलन बेहतर से जानते हैं कि 1 अपान x का समाकलन करना होगा तो log x के बराबर आएगा, ये भी log x प्लस 1 के बराबर आएगा। और मैंने आपको इसका समाकलन करना भी बताया था, कैसे करते थे आपको याद होगा कि जब हम 1 अपान x स्क्वायर लिखते थे, याद होगा आपको, तो इसको हम इस तरह से भी लिखते थे। तो यहाँ पर आप इसको x स्क्वायर की तरह महसूस करते थे तो आप कहते थे -2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक उसी प्रकार इस चीज को भी हम लोग महसूस करें तो सेम चीज है, केवल और केवल अंतर कितना है कि यहाँ पर प्लस 1 कर दिया जाए और यहाँ पर भी प्लस 1 कर दिया जाए और यहाँ पर भी क्या कर दिया जाए, x प्लस 1 कर दिया जाए।
तो यानी कि इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ऊपर चुकी जाएगा तो x प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और प्लस क्या c हो जाएगा। तो आपके पास log x प्लस 1 के दो में से गेन एक होता है, नेगेटिव चूंकि आएगा तो पॉजिटिव इसको कर देगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस चीज को नीचे ले आइए आप, तो x प्लस 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस c। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा इतना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा भी जाता है वो आप करते भी होंगे शायद। आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इस तरह से आता है, dx अपान x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 अगर दे देता है तब आप क्या करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले अभ्यास में करते आए हैं, ठीक वही चीज करेंगे। इस चीज को लिखना चाहें तो आप और बेहतर लिखना चाहें तो इस तरह से आप चीजों को लिख सकते थे। तो आपने देखा भी होगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी दिख रहा है आपको। तो आप ये भी कह सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस चीज को चाहते हैं आप और बेहतर से लिख सकते थे। आप ये भी कह सकते थे कि ये एक्स प्लस ए है और ये एक्स माइनस ए है। फिर करना क्या है, वही चीज जो आप करते आए हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब आप बाय पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो आपके पास a अपान में, जब आप इस चीज को देखिए, हमने कहा था पावर जब 2 होगी तो आप जब भी लिखेंगे तो x प्लस बी के साथ वो वाला टर्म लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप x प्लस बी पहले लें, आप a अपान में x प्लस ए को तोड़ सकते थे, b अपान x माइनस को तोड़ सकते थे और बाद में c x प्लस d के साथ इस चीज को आप जोड़ सकते थे। कोई ऐसा नहीं है कि इस चीज को हम पहले x के साथ जोड़ दें। आप चाहते हैं इसको बाद में कर सकते थे, ऐसा दिक्कत नहीं इसमें। अब चूंकि आपने a भी ले लिया तो c अपान में x प्लस ए ले लीजिए और d के साथ x माइनस ए ले लीजिए। अब वही पुराना जो हम लोग करते आए हैं, एलसीएम बराबर करने का, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए हो गया एक्स माइनस ए। यहां पर आपके पास ए एक्स प्लस बी के साथ आप यहां इसे बराबर करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर एक्स माइनस ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर डी के साथ एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास एलसीएम बराबर हो गया है और आप इस चीज को इससे काट भी सकते थे। इसके बाद आप करते क्या है, वही जो अभी तक करते हैं। क्या करते हैं, इसके गुणांकों को आप बराबर करते हैं और गुणांकों को बराबर करने के बाद में क्या करते थे, ए बी सी की वैल्यू निकालते थे और वैल्यू निकालने के बाद में क्या करते थे, पुट करते थे और समाकलन करते थे। कहीं से कुछ भी आंशिक समाकलन में कठिन नहीं है। वही काम जो आप आज तक करते आए हैं, कक्षा 8 में आप करते थे, वही एबीसी की वैल्यू निकालना, और कक्षा 10 में गुणांक वगैरह जानते थे। तो वही सब चीज यहाँ पर भी है, कुछ कठिन नहीं है। कहीं से डिप्लोमा करना है, एक पैसे का कहीं से कठिन हो तो आप बताएं। कितनी चीजें आसानी से हो जा रही पता भी नहीं चल रहा है, कितना आसानी से हो सकता है इस चीजों को। अब 1 बराबर आपके पास यहाँ से गुणांक, वही चीज जो आप करते थे, ए एक्स क्यूब, यहां से आप देखिए आपके पास ए एक्स क्यूब आएगा और माइनस ए एक्स ए स्क्वायर आएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर आएगा माइनस बी ए स्क्वायर आएगा और आपके पास यहाँ सी के साथ
एक्स क्यूब आएगा और प्लस में सी एक्स ए स्क्वायर आएगा माइनस सी ए एक्स स्क्वायर आएगा और आपके पास एक्स क्यूब हो गया, एक्स ए स्क्वायर भी हो गया, इसकी बारी है तो एक्स स्क्वायर भी होगा। अब यहाँ पे माइनस सी ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, डी के साथ एक्स क्यूब है और साथ में डी ए स्क्वायर के साथ एक्स है और साथ में डी ए के साथ एक्स स्क्वायर है और प्लस लगा दीजिए आप। यहाँ पे आपका क्या क्या हो गया, देखिए एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ए एक्स स्क्वायर भी हो गया और साथ में आपका ए क्यूब भी हो जाएगा, तो डी ए क्यूब भी हो गया। अब आप क्या करते थे, छटाई करते थे एक्स क्यूब के गुणांकों की। तो एक एक्स क्यूब का गुणांक ये है और एक ये है, तो आपके पास जब एक्स क्यूब यहाँ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस डी आ जाएगा। और कहीं तो है ना एक्स क्यूब का, जी हाँ एक ये भी है। आपके पास ए प्लस डी सी कुछ भी लिख सकते थे, प्लस सी डी लिख लीजिए। अब उसके बाद दो घातों का नाम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला। एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ये है और एक ये है और एक ये है। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर वाले की बात है तो डी हो गया माइनस सी ए हो गया और प्लस डी ए हो गया। उसके बाद x की बात आती है, x वाले में क्या क्या हमारे पास है, एक x वाला ये हमारे पास और एक x वाला हमारे पास ये है और एक x वाला हमारे पास ये है। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे सी ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब अचर वाला बच रहा है, अचर वाले में आपके पास क्या बचेगा, प्लस लगा के लिख लेते हैं उसको भी। माइनस बी ए स्क्वायर बच रहा है और क्या बच रहा है, माइनस सी ए क्यूब बच रहा है, बस। अब आप यहाँ पर यह लिखेंगे दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, जब आप दोनों पक्ष के गुणांकों की तुलना करने के लिखते हैं तो यहाँ पर चूंकि एक्स क्यूब नहीं है तो पहले आप जो भी चीजें नहीं रहती उसको आप लिख लेते हैं। तो दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स गुणांक ए प्लस सी प्लस डी है और इधर तो जीरो है, ठीक इसी प्रकार इधर भी क्या है, जीरो है और ये भी क्या है, इधर जीरो है। तो आप लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर जीरो के। इस चीज को आप क्या लिखेंगे, माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए क्यूब बराबर यहाँ पर किसके, एक के। अब क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं और आप सभी को पता है वैल्यू निकाली कैसे जाती है, हर बार जैसे निकालते हैं वैसे इस बार भी निकालेंगे। बस फर्क इतना है कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ए प्लस सी डी का इक्वेशन है और हमने देखा कि कोई भी दो इक्वेशन ऐसा बनाया जाए, यहाँ पे भी ए सी डी का इक्वेशन है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, कहीं दो इक्वेशन ऐसा गायब कर देते हैं, दो इक्वेशन इस फॉर्म में बना लेते हैं, कहीं हमारा उत्तर आ जाए। तो हमने देखा कि अगर यहाँ से हम क्या कर दें, यहाँ बी सी का इक्वेशन है तो बी सी का ही बना लेते हैं, क्यों ना। तो हमने देखा क्यों ना हम यहाँ से अगर यहाँ पहले डी गायब कर लें, पहले यहाँ पे हमने डी गायब कर लिया, एक क्वेश्चन यहाँ से डी गायब कर लेते हैं तो हमारे पास 1 2 और 3 और 4। तो हमने देखा कि अगर यहाँ से यहाँ पे हमारे पास बी ए स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है तो एक काम करते हैं
यहाँ से पहले डी ज्ञात कर लेते हैं और सी डी के फॉर्म में इक्वेशन तैयार हो जाएगा। जब यहाँ पे सी डी के फॉर्म में इक्वेशन तैयार हो जाएगा तो यहाँ से हम ये करेंगे कि इसकी मदद से यहाँ पे भी हम ए ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन ऐसा आएगा जो हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हम एक काम करते हैं, पहले इसकी मदद लेते हैं। आप कोई भी दो इक्वेशन बना के मदद ले सकते हैं। इक्वेशन 2 में आप किससे गुणा कर दीजिए, ए स्क्वायर से, और जोड़ लीजिए किसको, इक्वेशन 4। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने देखा बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सी डी का एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। जब एक इक्वेशन हमारे पास सी डी का तैयार हो जाएगा तो हमने ये भी देखा कि अगर हम यहाँ से इसमें से घटा ले तो हमारे पास एक इक्वेशन होगी सी डी का तैयार हो जाएगा। तो हमने देखा कि अब यहाँ से बी ए स्क्वायर माइनस सी ए क्यूब और प्लस डी ए क्यूब हो गया बराबर 0 के, और माइनस बी ए स्क्वायर हो गया माइनस सी ए क्यूब के हो गया बराबर 1 बराबर 0। सॉरी, अब आपके पास क्या आ गया, इस तरह से आप चूंकि घटाएंगे तो आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, और चूंकि आप इससे इसको घटा रहे हैं तो आपको पता है कि ये आपने जोड़ा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 2c³ हो जाएगा और प्लस d³ हो जाएगा बराबर 1 के हो जाएगा। इक्वेशन इसको 5 नाम दे देंगे। अब हमने चूंकि सी डी का इक्वेशन बना लिया तो हमने देखा एक सी डी का इक्वेशन और तैयार हो सकता है। कहाँ से, आप देखिए यहाँ से अगर हम एक काम करें, यहाँ से भी अगर हम ये हटा दें तो हमारे पास सी डी का इक्वेशन और तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमको इक्वेशन गायब करने का मौका मिल जाएगा, यानी कि ए और सी के इक्वेशन से हम किसी एक को गायब कर देंगे और आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे, और जब दो वैल्यू निकालेंगे तो तीसरी अपने आप निकल जाएगी। अब हमारे पास चूंकि हम कहेंगे कि समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे किसको, समीकरण 3। अब आपके पास यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर 0 के, यहाँ से ऑलरेडी चूंकि आपके पास ये है प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर 0 के, चूंकि आपने इसको ऐड किया था तो आप इसको पहले जोड़े हैं तो आप इसको इससे हटा सकते हैं। आपका 2c a स्क्वायर आ जाएगा और 2d a स्क्वायर आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। तो चाहे तो आप 2 इसमें कॉमन ले लीजिए तो आपके पास 2 का है, आप साथ में 2 a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपको पता है कि 2 a स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास c प्लस डी बचेगा बराबर, चूंकि 0 के लिखेंगे उसको हम, तो c प्लस डी बराबर 0 के हो सकता है। तो आसानी से अगर हम यहाँ पे भी अगर जब c प्लस डी 0 बराबर हो सकता है तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास डी के साथ एक क्यूब है, तो इस समीकरण 6 में हम कहेंगे कि समीकरण 6 में किससे गुणा कर दें, ए क्यूब से गुणा कर दें और घटा लें किसको, समीकरण 5 को। तो हमारे पास सी ए क्यूब प्लस डी ए क्यूब चूंकि ये हो जाएगा बराबर 0 के, और हमारे पास यहाँ पे लिखा भी है 2c a क्यूब है और प्लस डी ए क्यूब है बराबर किसके हैं, 1 के। चूंकि हम इसको घटा रहे हैं, घटाने पर घटाएंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, ये नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3c a क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 में से तो -1 हो जाएगा। इस तरह से आपका c बराबर -1/3 a क्यूब हो जाएगा। जब आपको c बराबर -1/3 a क्यूब के मिल गया है तो आपको पता है कि d की वैल्यू भी मिल जाएगी, और जब d की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको पता है कि d भी मिल जाएगा, और जब d भी मिल जाएगा तो a भी आपके पास मिल जाएगा। तो आप ये कहेंगे c का मान 6 में रखने पर, जैसे आप यहाँ रखेंगे आपको पता है कि -1/3 a क्यूब जैसे मैं रखूंगा तो हमारे पास फौरन d बराबर 1/3 a क्यूब क्या आ जाएगा, और जब हमारे पास c मिल गया d मिल गया तो b बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो आप तुरंत कहेंगे कि c की वैल्यू का मान अगर c हमारे पास ये है तो यहाँ पर रख दे d भी मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि समीकरण 4 में c का मान रखने पर रख दीजिए
माइनस बी ए स्क्वायर, और चूंकि सी बराबर -1/3 ए क्यूब के है, जहाँ नेगेटिव पोर्शन है तो पॉजिटिव 1/3 ए क्यूब, और ऑलरेडी यहाँ ए क्यूब है बराबर 1 के, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा b बराबर, या यूँ कह दीजिए -b स्क्वायर प्लस 1/3 बराबर 1 के। तो आपके पास -b स्क्वायर ये इधर जाएगा, तो 1 - 1/3 के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 × 3 में से हो गया 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास b बराबर जो निकलेगा -a² आप इधर ले आएंगे तो 2/3 a स्क्वायर। इस तरह से आपको b भी मिल गया, c भी मिल गया, d भी मिल गया, और अब a भी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे आप ये कहेंगे b d c मिल गया है, तो आप ये कहेंगे c और d का मान, c और d का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप इस लाइन को लिख देंगे तो आपका c बराबर -1/3 ए क्यूब के, और d बराबर आप कह सकते हैं +1/3 ए क्यूब के। तो आपको पता है कि यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। अब आप कह सकते हैं कि हमको सारी वैल्यू मिल चुकी है, तो आप ये भी कहेंगे कि समीकरण x में अब आप कहेंगे समीकरण x में, आपको पता है x किसको माना जाता है, किसी को आप x मानते हैं, कहेंगे समीकरण x में a b c d का मान रखकर समाकलन करने पर। अब यहाँ पर आपके पास ये चीजें आ गई, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे i बराबर dx/x² + a², और साथ में आपके पास x + a x - a। अब चूंकि आपको सारी वैल्यू पता हो चुकी है तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं और आपको बताते हैं। a की वैल्यू आपका 0 आएगी, 0 × x करेंगे कोई मतलब नहीं। b की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -2/3 आई है, तो 2/3 a² के साथ क्या हो जाएगा, dx/x² + a² आ जाएगा। और c की वैल्यू आपके पास -1/3 a क्यूब आई है, तो dx/x + a हो जाएगा। और d की वैल्यू आपके पास 1/3 a क्यूब आई है, तो dx/x - a हो जाएगा। और अब आप इस सबका समाकलन भी जानते हैं, आपको पता है कि 1/a² + x² का इंटीग्रेशन 1/a होता है, tan इनवर्स x/a होता है। यहाँ पे आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, यहाँ पर भी आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन log x - a होगा, और प्लस क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं। इस प्रकार आपका आंशिक समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं। आपके लिए भी कुछ प्रश्न जो है आप किताबों में दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ प्रश्नों का अभ्यास करें, और हम कल आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम है सब इम्पोर्टेंट टाइप इंटीग्रेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।